सभी को नमस्कार। मैं शांतनु चौबे शिवा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय विधि संकाय। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक नोटिस आ चुकी है। एक तरीके से जिनको एलएलबी करना है, स्पेशली बीएचयू से, उनके लिए ये नोटिस एक तरह से खुशखबरी भी है और एक तरह से उनके लिए टेंशन वाली भी बात भी है। तो बिना किसी, जानता हूँ आप लोगों का समय बहुत प्रीसियस होगा, तो डायरेक्ट काम की बात पे आते हैं कि क्या क्या सीन है यहाँ का। ठीक है, तो इसमें हमको क्या देखना है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या हमें आज के दिन से हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, कि कैसे हम करें कि हमारा आने वाला 2-3 महीना अच्छे से हो जाए। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि 13 मार्च से एग्ज़ाम चालू हैं, 13 मार्च, और पिछली बार कब से स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च से। यानी जब हम लोगों ने पेपर दिया था तो पेपर 12 मार्च से स्टार्ट था। आप लोगों के टाइम ये 13 मार्च पे शेड्यूल कर दिया गया है। और क्या क्या चेंजेस आए हैं पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जो फीस स्ट्रक्चर को लेकर। अब का जैसे आप अगर फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते टाइम आपको 2 पेपर सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। एक बार में आप 2 पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट करा था हिस्ट्री और जनरल पेपर लॉ का। ठीक है, बट अब का क्या सीन है कि 2 पेपर आप अभी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो फीस था वो बहुत बढ़ चुका है, हाइक हो गया है। यानी 1400 हो गया। यानी आप 1400 में 2 पेपर दे सकते हैं। कब? CUT PG 2025 वाला। और मैक्सिमम आप कितना पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं? 2 पेपर तो आपको करना ही करना है। अब आप 4 पेपर और सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 पेपर। ठीक, यानी 1400 में कितने पेपर आप सेलेक्ट कर रहे हैं? 2। और अब यहाँ से एक और पेपर एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको एक्स्ट्रा पेपर सेलेक्ट करना होगा तो 700, और एक एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना होगा तो फिर 700। समझ रहे हैं आप? थोड़ा रिसोर्सेस नहीं है, अभी नया हूँ मैं, तो दोबारा 700। ये किसके रिस्पेक्टिव में बात हो रही है? ये जनरल कैटेगरी के। ठीक है, जनरल कैटेगरी का कितना? 700, और 2 पेपर सेलेक्ट करने के लिए 1400। और वहीं EWS OBC के लिए 1200 और SC ST के लिए 1100। इनको अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को ऐड करना होगा तो पर पेपर पे इनको 600 देना पड़ेगा, और इनको 500। ये किसके लिए? EWS OBC के लिए, और ये SC ST के लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब उसमें आते हैं कि आप लोगों के लिए थोड़ा इशू क्या है, सोचने वाली बात क्या है, उस पर बताता हूँ। क्योंकि जब हम लोगों ने पेपर दिया था तो पेपर का जो टाइम था वो 105 मिनट का था, और क्वेश्चन कितने थे? 75 ही। अब क्या हो गया है, इसको घटा दिया गया है। अब इसको 90 मिनट कर दिया गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 90 मिनट कर दिया गया। कितने? उन्हीं 75 क्वेश्चन को लेकर। यानी ये क्या हुआ? चेंजेस हुए। ठीक है, ये आपको चेंजेस किए गए। उसके बाद जो मार्किंग स्कीम है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। +4 राइट के लिए और -1 रॉन्ग के लिए। यानी अगर टोटल 75 क्वेश्चन है तो 300 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका मार्किंग स्कीम हो गया। ड्यूरेशन में बस चेंज हुआ है, बाकी कोई। अब सबसे बड़ा इशू था कि सिलेबस में लोग चेंज कर सकते हैं, बट मैंने सिलेबस देखा, सिलेबस में कोई चेंज नहीं था। सिलेबस वही था। मतलब कि मैं स्पेसिफिक बस COQ P11 की बात कर रहा हूँ, मतलब लॉ एस्पिरेंट की। कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जो वही सिलेबस थे वही इसमें भी है। मतलब बस मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि जो अब तक 2 पेपर हो चुके हैं उसमें
लॉ के कोई सब टॉपिक से क्वेश्चन नहीं उठा, और लॉ तो छोड़ो, पॉलिटी से भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस, मतलब बहुत ही लिमिटेड। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जब मैंने पेपर दिया था तो पॉलिटी से कोई क्वेश्चन था भी नहीं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो लॉ छोड़ो, पॉलिटी से भी क्वेश्चंस नहीं थे। बट इस बार शायद, इस बार मुझे ऐसा गट फीलिंग आ रहा है कि अब इसको, क्योंकि वो सिलेबस में है हमारे, तो ये ऐड हो सकता है। लॉ से बेसिक टॉट लॉ, जब पहले डीयू या बीएचयू अपना अलग एग्ज़ाम कराता था तो टॉट से पूछता था, आईपीसी से पूछता था, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछता था, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते थे हर बार। तो इसका आप लोग बेसिक व्यू थोड़ा थोड़ा ले लेना, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स पड़े होंगे, ठीक है। अभी मैं इस पर डीप बात करूँगा, आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में मैं इस पर डीप बात करूँगा कि अपने सिलेबस को कैसे एनालाइज करें उसके बाद। बट अभी आप लोगों के पास समय कम है, मैं बस नोटिफिकेशन को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद आप लोगों के लिए अलग से एक वेबसाइट भी बनाई गई, शायद nta.ac. एक मिनट, nta.ac.nic.in, ठीक है। यहाँ पे आपको जाके फॉर्म भरना होगा। बट एक रिक्वेस्ट है, फॉर्म अभी ना भरें, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, ये सब उस पर दिखा नहीं रहे। तो 1 से 2 हफ्ते और लगेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसमें अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तब आपको फॉर्म भरने हैं और अपने यूनिवर्सिटीज़ को अच्छे से सेलेक्ट करके भरें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गलत करते हैं। क्योंकि जिन कॉलेजेस में उनको दाखिला सोचते हैं कि चलो इसमें ही लूँगा, बाकी कॉलेजेस को नहीं लूँगा, वो मैक्सिमम कॉलेज छोड़ देते हैं। और जब उनका एग्ज़ाम हो जाता है, उनका नंबर आता है, तो पता चलता है कि जिन कॉलेज को प्रायोरिटी दिए थे उसमें इनका सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। अब उनका 1 साल पूरा वेस्ट हो जाएगा दूसरे कॉलेज में। इसलिए वो नहीं जा पाते हैं क्योंकि फॉर्म में उन्होंने उस कॉलेज को फिल ही नहीं किया था, ठीक है। तो इस बार कैसे फॉर्म भरना, इस पर भी आप लोग अगर बताओगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, क्या क्या गलतियां हो, क्योंकि मैंने भी कुछ गलतियां की थी, तो मुझे लगा ये आपको बता देना चाहिए था। उसके बाद एक हम लोग के टाइम पे बहुत सारा क्वेश्चन था कि फॉर्म भरते टाइम आपसे मीडियम पूछेगा कि इंग्लिश में या हिंदी में। तो हम लोग को लगता था कि अरे यार बस इंग्लिश कर दूंगा, क्योंकि हिंदी बेल्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं, हिंदी बेल्ट में यूपी, बिहार, झारखंड, हम दोनों, मतलब हम लोग ऐसे होते हैं कि इंग्लिश हिंदी दोनों में मतलब अच्छा कंफर्टेबल फील करते हैं। एकदम इंग्लिश हो जाए तो भी लगता है अरे यार बहुत, और एकदम हिंदी हो जाए तो भी, तो लगता था कि बाइलिंगुअल होना चाहिए। लेकिन हम लोग को डर कहाँ आता था, फॉर्म भरते टाइम हमसे जब मोड पूछता था तो इंग्लिश हिंदी ऑप्शन पूछता था, ठीक है। तो हम लोग को डर था। लेकिन जब एग्ज़ाम में गए तो उसी क्वेश्चंस के इंग्लिश में भी क्वेश्चन थे और हिंदी में भी लिखे हुए थे, एक्सेप्ट दो सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया। अब इंग्लिश एक अपने आप में सब्जेक्ट ही है, तो उसका हिंदी कहाँ से खोजेगा। बाकी इंग्लिश हिंदी छोड़ के हर क्वेश्चंस को इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ था, यानी बाइलिंगुअल था, ठीक है। और इस बार इन्होंने नोटिफिकेशन में इसको इसको मतलब बता भी दिया, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं, जैसे मैं एकदम लॉ ओरिएंटेड ही बात करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों के जैसे आज एमटेक हो गया या आचार्य की पढ़ाई हो गई, तो इसमें अब इंग्लिश हिंदी तो हो, ऐसा बाइलिंगुअल का कोई सीन ही नहीं। ये संस्कृत में क्वेश्चन देगा, ये टोटल इंग्लिश रहेगा। तो अब ऐसा कोई सीलिंग मिस्टेक, मतलब ऐसे क्वेश्चंस ना कर दो कि भाई यार आचार्य में कहाँ बाइलिंगुअल होगा या एमटेक में कहाँ होगा, मतलब ये बेसिक सी बात है। या फिर कोई सब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्ज़ाम हो, जैसे इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, उर्दू का हो, फ़ारसी का हो, तो नहीं हो सकता ना। मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को हो गया होगा। एलिजिबिलिटी आप लोग को पता होगी कि कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन में है, या तो अपीयरिंग है या पास हो चुका है, तो वो फॉर्म भर सकता है। अपीयरिंग मतलब 3rd ईयर में है, उसको बस एग्ज़ाम्स देने हैं अभी, बाकी वो काम हो चुका है उसका।
एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में होगा, ये भी आपको पता होगा। मतलब कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बस वही टाइम ड्यूरेशन को लेकर चेंज हुए थे, बाकी सब सेम है। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को, मेहनत करिए, जल्द ही सबसे मुलाकात होगी। बाकी जो भी मतलब किसी भी स्पेसिफिक छोटे से भी पॉइंट पे कोई इशू होगा आप कमेंट करिए। मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे सकूँ, या इंस्टा आईडी हमेशा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा है, एक दिन के अंदर मैं रिप्लाई करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी इसी सेम मेंटालिटी से 6 महीने पहले गुजरा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मन में क्या चलता है। तो जैसा होगा बताइए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। आप लोग का डेट आ गया है, मतलब कि जंग की तैयारी चालू कर दीजिए। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।